नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह और खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। जैसा कि झारखंड के देवघर से बड़ी खबर, जहां पर त्रिकूट पहाड़ पर बड़ा हादसा हो गया है और यहां रोपवे का सैप अचानक से टूट गया। ये तस्वीरें भी हैं आपके सामने मौके की। इसमें 2 महिला की मौत भी हो गई है। महिला का नाम सुमंती देवी है और सारट के सुरा गांव की रहने वाली थी। इसमें 12 लोगों के घायल होने की सूचना है और अब तक कई लोग इस हादसे का शिकार है जो कि फंसे हुए हैं। कईयों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इनमें घायलों में परिकुमारी और ऐसे कई नाम हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो 50 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है और हादसे के दौरान करीब 100 लोग अलग अलग ट्रॉली में सवार थे। एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। कई टीमें मौके पर मौजूद हैं जो मोर्चा संभाल रही हैं। तो हेलीकॉप्टर द्वारा निकाला जा रहा है। प्रशासन की टीम मौके पर कैंप कर रही है। 10 ट्रॉली के लोगों को उतार लिया गया है और हादसे के बाद से अफरा तफरी मची हुई है। कई लोगों के परिजन लापता हैं। करीब 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची की माता पिता का पता नहीं चल सका है। ट्रॉली में फंसे लोग खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। रोपवे अभी तक अटका हुआ है। कर्मचारी रोपवे को ठीक करने में लगे हुए हैं। यात्रियों को उतारने की व्यवस्था की जा रही है। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी है। त्रिकूट पहाड़ पर यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर पहुंची हुई है और कल रात से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यात्रियों को सुरक्षित निकालने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और देवघर के उपायुक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। सूझबूझ ली जा रही है। तो देखिए, झारखंड के देवघर में त्रिकूट पहाड़, जब कल रामनवमी का पर्व था और इस मौके पर रोपवे पर यह बड़ा हादसा हो गया। अब इस हादसे के लिए जिम्मेदार आखिर किसे ठहराया जाए? क्या रोपवे की समय समय पर जांच नहीं की जाती थी? ये एक बड़ा कारण माना जाए। प्रशासन की अनदेखी मानी जाए, जो समय पर जांच पड़ताल नहीं की गई। यह बड़ा हादसा हो गया। आखिर ट्रॉली में जो लोग फंसे हुए हैं लंबे समय से, उनका क्या होगा हाल? तो ये सब फिलहाल बड़ी बातें देखी जा रही है। और जेएमएम नेता अनवर अंसारी जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। अनवर जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनवर जी, ये हादसा हम देख पा रहे हैं झारखंड के देवघर में, जिस तरीके से हादसा हुआ है दिल दहला देने वाला है वाकई में। लेकिन फिलहाल इसके लिए आखिर जिम्मेदार हम किसे ठहराएं? देखिए, ये तो इसको तो दुर्घटना बोला जाए और हमको तो लगता है कि इसका मेंटेनेंस शायद बहुत दिनों से नहीं हो पाया होगा और दोषी तो निश्चित रूप से वहाँ के अधिकारी हैं। क्योंकि अगर इस तरह की घटना हो रही है और उसमें टूरिस्ट जो जाते हैं वहाँ पे, उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको वहाँ पे रख रखाव का ध्यान रखना चाहिए था, है ना। इसकी जांच हो रही है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे निश्चित रूप से। बिल्कुल, आपने कहा कि अधिकारी भी जिम्मेदार हैं और रोपवे की रेगुलर जांच भी नहीं हुई। ये भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है। रोपवे चलाने वाली कंपनी का कितना दोष है इसमें? क्या इसमें दोषी ठहराया जा सकता है कंपनी को? क्योंकि ये भी एक बड़ी बात है। देखिए, बिल्कुल जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, वो जिस कंपनी के अंदर में ये सारा सिस्टम है और वहाँ पे जो उनके निकटतम अधिकारी वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, उनकी मतलब क्या बोलिएगा इसको कि वो लापरवाही है ये एक तरह से। बिल्कुल लापरवाही, ठीक है, इसे लापरवाही माना जाए। लेकिन रात भर से अनवर जी, जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनका क्या हाल हो रहा है? उनकी सुध कैसे ली जा रही है? नहीं, वो एक्चुअल में देखिए, वो जो जगह है वो बहुत दुर्गम जगह है। नीचे में वो पत्थर और पहाड़ी है, तो रेस्क्यू करने में तो निश्चित रूप से परेशानी उत्पन्न हो रही है। और हमारे मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय से भी अनुरोध किया है कि उस तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही रेस्क्यू किया जा सकता था। लेकिन वहाँ के जो निवासी है, नागरिक है, वो लोग भी अपने स्तर से सहयोग कर रहे हैं और वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं फिलहाल तो लगे हुए हैं और रेस्क्यू का काम चालू है। लेकिन घटना किस ढंग से हुई है इसकी जांच अभी होगी और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे निश्चित रूप से कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। बिल्कुल, फिलहाल पहली प्राथमिकता तो यही मानी जाए कि जो भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनकी जान बचा ली जाए, उनको सही सलामत वहां से निकाल लिया जाए।
बिल्कुल, क्योंकि 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई, देखिए अनवर जी, सबसे बड़ी बात, कई छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनके माता पिता भी इसी रोपवे में फंसे हुए हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन माता पिता को कब वहां से निकाला जाएगा। कई घायल भी हो चुके हैं। देखिए, इस वक्त त्वरित कार्रवाई हो रही है और बहुत जल्द से जल्द हमको लगता है कि शाम तक जो है, आज शाम तक जो है इसका मसले का हल हो जाएगा। जितने भी लोग फंसे हुए हैं निश्चित रूप से निकाले जाएंगे और जो भी दुर्घटना हुई है इसकी उच्च स्तरीय जांच होगी। और जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हम तो मांग करते हैं, हम तो सरकार से भी मांग करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन से भी मांग करेंगे कि जो लोग घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, जो डेथ हुए हैं उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए और इसकी गहन जांच की जाए और जो भी अधिकारी इस पर दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जो भी दोषी होंगे उन पर तत्काल कार्रवाई भी होगी, क्योंकि चाहे वो रोपवे कंपनी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो और चाहे वो अनियमितता हो जो समय समय पर जांच नहीं की गई। और ये भी देखा जा रहा है कि जो ट्रॉली में फंसे हुए लोग थे वो किसी तरह से रात भी गुजार चुके हैं। अब ये दिन का वक्त आ चुका है और धीरे धीरे कर देखिए आधा दिन भी बीतता चला जा रहा है, लेकिन सवाल यहीं पर आकर टिक रहा है कि आखिर कब इन फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। क्योंकि जो कैबिन है, जिस कैबिन में लोग फंसे हुए हैं, उसकी जमीन से ऊंचाई देखिए कितनी ज्यादा है, 2500 फीट की ऊंचाई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप एक आम इंसान कितना ऊंचा होता है और 2500 फीट कितनी ज्यादा ऊंचाई है। और ऐसे में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। जैसा कि जेएमएम नेता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री फिलहाल गृह मंत्रालय से ये अपील कर रहे हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं जरूरी वो पहुंचाए जाए ताकि वहां पर जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकाला जा सके। क्योंकि यह दुर्गम इलाका है, यहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं और पहुंचे भी लोग तो रामनवमी के पर्व पर, जाहिर सी बात है। लेकिन जरा सी लापरवाही देखे, लोगों की जान का काल बन चुकी है और वहां इस तरीके से ये रोपवे जो तार है वो जाल बन चुका है एक तरीके से। वहां पर लोग फंसे हुए हैं, उन्हें किसी तरह से बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है। तो लिहाजा ऑपरेशन शुरू करने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। 2500 फीट की ऊंचाई, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा ऊंचाई है। अगर जरा से भी यहां पर लापरवाही हुई या फिर चूक हो गई तो जान जाने में वक्त नहीं लगेगा। और देखिए 100 से ज्यादा लोग अभी भी वहां पर जैसा कि फंसे हुए थे, लेकिन अब धीरे धीरे कर कईयों को निकाला जा चुका है, अस्पताल पहुंचाया जा चुका है और 50 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। अभी भी 2 की मौत हो चुकी है। फिलहाल अभी तक की इस घटना में यही बड़ी अपडेट आ रही है। आखिर इस बड़े हादसे का कौन है जिम्मेदार, यही है सवाल कि आखिर फिलहाल वायुसेना, सेना, एनडीआरएफ ने मोर्चा जरूर संभाल रखा है, लेकिन आखिर किस तरह से इन लोगों को निकाला जा रहा है, क्या आखिर कमियां आ रही हैं। क्योंकि कई घंटे बीत चुके हैं और अभी भी लोग ट्रॉली में फंसे हुए हैं। ये ऑपरेशन लगातार जारी है। रोपवे कमजोर था, नियमित जांच नहीं की गई, जरा सा भी ये नहीं सोचा गया कि श्रद्धालु आएंगे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और इस तरह का हादसा हो सकता है। उससे पहले नियमित जांच हो जाए, पूरी तरीके से बंदोबस्त कर लिया जाए, दुरुस्त कर लिया जाए इस रोपवे को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और समय पर जब किसी तीज त्योहार पर ये श्रद्धालु पहुंचते हैं, यानी कि रामनवमी का कल पर्व था और ये श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, तो देखिए हादसा है आपके सामने और हादसे की तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां किस तरह से लोग तारों में उलझे और अभी भी फंसे हुए हैं। तो ट्रॉली में कई लोग फंसे हुए हैं और ये बड़ा हादसा, दिल दहला देने वाला, अचानक से, वो भी एक पर्व के दिन इस तरह से चीख पुकारों की आवाज सुनाई दे तो कोई भी दहल जाएगा। और जैसा कि जेएमएम के नेता से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो पहली प्राथमिकता तो अभी यही है कि वहां पर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि इस तरह के हादसे आए दिन सामने आते रहते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्यों नहीं सबक लेते हैं इस तरह के हादसों से। तो रोपवे का जो सैफ है वो अचानक से टूटा और ये बड़ा हादसा हो गया। तो देखिए रात भर लोग एक दूसरे के साथ मौजूद रहे, एक दूसरे को ढांढस बताते रहे। कई कैबिन हैं यहाँ पर
जिनमें लोग फंसे हुए हैं और यहां तक कि खाना भी लोगों को पहुंचाया गया। रात भर लोगों के पास खाने के पैकेट पहुंचे, जो लोग भी ट्रॉलियों में फंसे हुए हैं, और अभी तक निकाला जा रहा है लोगों को वहां से। तो इस तरह की अव्यवस्था जो सामने आई और ये बड़ी दुर्घटना है हमारी आंखों के सामने। ये देवघर का रोपवे हादसा। फिलहाल सेना की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और फंसे हुए लोगों को एक एक कर निकाला जा रहा है। काफी ऊंचा है ये रोपवे, जमीन से काफी ज्यादा दूरी है इस रोपवे की, और ये घटना कल दोपहर की हुई है। रविवार दोपहर की ये घटना हुई और अभी तक भी करीब 50 के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। 50 के करीब वहां पर लोग फंसे हुए हैं। 20 घंटे बीत चुके हैं इस घटना के और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है लगातार। रोपवे में आई खराबी के कारण ये बड़ी दुर्घटना हो गई है। देखिए, जो भी पर्यटक वहां पर फंसे हुए हैं उनमें बच्चे भी शामिल हैं और अलग अलग राज्यों से यहां पर पर्यटक आए हुए थे। देखिए, पर्यटक करीब 20 घंटे से फंसे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड से हैं यहां पर फंसे हुए पर्यटक, और 3 बच्चे भी शामिल हैं। गृह मंत्री भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। कल रविवार शाम से हालात पर सभी मंत्रालय नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ और सेना की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में भी जुटी हुई है। एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है। हेलीकॉप्टर से फंसे हुए यात्रियों को वहां से निकाला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आ रहे हैं और माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है। बीजेपी में किसी भी नेता के लिए संसदीय बोर्ड में स्थान मिलना इसलिए भी अहम है क्योंकि पीएम पद की दावेदारी से पहले नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। योगी से पहले शिवराज सिंह चौहान को भी इस टीम में शामिल किया जा चुका है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्रियों में से सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के निधन के बाद से संसदीय दल में पद खाली है। माना यह भी जा रहा है कि यूपी में जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को पार्टी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाकर उन्हें इनाम दे सकती है। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली पहुंचने के बाद पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इसके बाद उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। तो फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दिल्ली का दौरा है और संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और इसका औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। कई तरह की जैसा कि संभावनाएं भी हैं क्योंकि पीएम पद की दावेदारी लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि अगले पीएम पद के दावेदार सीएम योगी आदित्यनाथ ही होंगे। बड़ा चेहरा है सीएम योगी आदित्यनाथ, और इससे पहले सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के निधन के बाद से अभी तक का पद खाली है, तो अध्यक्ष बनाया जा सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ को। दिल्ली का दौरा रहेगा सीएम योगी आदित्यनाथ का। ऐसे तो जीतन राम मांझी बिहार में एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन समय समय पर अपने बयानों से वो सरकार को असहज कर देते हैं। और अभी हाल ही में बोचहां विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने आए मांझी ने कुछ ऐसा कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए मुश्किल हो सकती है। उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून और अजान पर छिड़े विवाद पर बयान दिया है। शराब कानून पर बोलते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि उन्होंने नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को
लेकर विरोध किया तो 3 बार संशोधन हो चुका है। आगे समीक्षा करेंगे, अगर कमियां होंगी तो फिर से विरोध करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शराबबंदी कानून का असर नकारात्मक रहा है और जिसके कारण सरकार को कई बार संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी। वर्तमान में कई बार संशोधन किए जा चुके हैं, आने वाले समय में और भी संशोधन होंगे। शराबबंदी कानून से गरीब और लाचार लोगों को जेल में पहुंचाया जा रहा है, जो कहीं से न्याय संगत नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं के द्वारा अजान मामले को लेकर दिए जा रहे बयान से जीतन राम मांझी ने खुद को किनारा कर लिया है। उधर रामनवमी पर मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में जमकर हंगामा कटा है। शहर में आगजनी हुई है, जिसमें 4 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं और बताया जा रहा है कि रामनवमी का जुलूस शुरू ही हुआ था कि उपद्रवियों ने डीजे को लेकर विवाद किया। बात बिगड़ी तो पत्थर फेंकने भी शुरू कर दिए और इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और तालाब चौक, गौशाला मार्ग, मोतीपुरा स्टेडियम के पीछे टावर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया। जानकारी के मुताबिक उपद्रवियों के हमले में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गया है और बताया भी जा रहा है कि उपद्रवियों ने शीतला माता मंदिर में भी तोड़फोड़ की है। दावा यह भी किया जा रहा है कि खरगोन में अल्पसंख्यक बहुल इलाके में जुलूस पर पथराव किया गया है, जिसके बाद दोनों गुट भिड़ गए हैं। फिलहाल लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया है और इन इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। भूतपूर्व उत्साह के साथ मनाई गई। इन खरगोन में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की धरती पर दंगाइयों को कोई स्थान नहीं है, चिन्हित कर लिए गए और केवल कार्रवाई का मतलब जेल भेजना नहीं है। जिनने पत्थर चलाए हैं, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है, उनको दंडित तो किया ही जाएगा। लेकिन चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, चाहे निजी संपत्ति हो, जितना नुकसान हुआ उसकी वसूली भी उनसे की जाएगी। मध्य प्रदेश पे हमने लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण और नुकसानी की वसूली अधिनियम पारित किया है। क्लेम ट्रिब्यूनल का हम गठन कर रहे हैं। नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी। कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी और रामनवमी पर देश भर से दंगों की खबरें आ रही और इस बीच वाराणसी से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल रामनवमी पर मुस्लिम महिलाओं ने भव्य रूप से प्रभु श्री राम की आरती उतारी। ये तस्वीर भी आपके सामने। ये वीडियो नफरत के उस दौर में सुकून देने वाला है जहां एक ओर गुजरात, मध्य प्रदेश से आगजनी और हिंसा की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तो वहीं प्रभु श्री राम की पूजा करती महिलाएं समाज में तनाव कम करने का काम कर रही हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं। और अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सीबीआई ने पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी और पूर्व सीएजी शशिकांत शर्मा, वायुसेना के 4 रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने इनके खिलाफ समन भी जारी किया है और सभी आरोपियों को 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर घोटाला मामले में 3 हफ्ते पहले सीबीआई ने पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी शशिकांत शर्मा के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी और सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पूर्व एयर मार्शल जसबीर सिंह पनेसर, तत्कालीन डिप्टी चीफ जस्टिस
पायल एसए कुंटे, तत्कालीन विंग कमांडर थॉमस मैथ्यू और पूर्व ग्रुप कैप्टन एन संतोष का नाम शामिल है। फिल्म टू स्टेट्स में अपनी दमदार भूमिका से ऑन स्क्रीन पर उपस्थिति दर्ज करवाने वाले एक्टर शिव सुब्रमण्यम का रविवार देर रात मुंबई में निधन हो गया है। फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने इसकी जानकारी दी है। आज मुंबई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और शिव कुमार सुब्रमण्यम कुछ दिन पहले आई फिल्म मीनाक्षी सुंदेश्वर में भी नजर आए थे। शिव का निधन किस कारण हुआ ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। 2 महीने पहले उनके बेटे की ब्रेन ट्यूमर से मौत हो गई थी। और गुजरात के भरूच जिले में सोमवार को एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से विस्फोट हो गया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना अहमदाबाद से करीब 235 किलोमीटर दूर दहेज इंडस्ट्रियल एरिया में सुबह करीब 3 बजे हुई। भरूच एसपी लीना पाटिल के मुताबिक मजदूर एक रिएक्टर के पास काम कर रहा था और जिसमें अचानक से विस्फोट हो गया और इससे सभी की मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आग पर भी काबू पा लिया गया। उधर पब्लिक सेक्टर के इंडियन ओवरसीज बैंक ने ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर कैंची चला दी है। बैंक की नई ब्याज दरें आज से यानी 11 अप्रैल से लागू कर दी गई हैं। बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों में कटौती की है। आइए आपको बताते ही चलते हैं कि बैंक अब ग्राहकों को किस दर से ब्याज का फायदा देगा। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ब्याज दर में 40 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है और इस कटौती के बाद बैंक ग्राहकों को 3% से लेकर 5.45% तक ब्याज का फायदा दे रहा है। बैंक की ओर से ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 10 साल तक के फिक्स डिपॉजिट की सुविधा मिलती है। आपको बता दें कि बैंक इस समय ग्राहकों को 7 दिन से लेकर 45 दिनों की एफडी पर 3% ब्याज का फायदा दे रहा है। तो वहीं 40 दिनों से लेकर 90 दिनों की फिक्स डिपॉजिट पर 3.5% की दर से ब्याज मिल रहा है और 91 दिन से 179 दिनों के फिक्स डिपॉजिट पर बैंक 4% की दर से ब्याज दे रहा है। 180 दिन से लेकर 1 साल से कम की एफडी पर 4.5% की दर से ब्याज मिल रहा है और 1 साल से लेकर 2 साल से कम की एफडी पर 5.15% की दर से ब्याज मिलेगा। तो वहीं 444 दिन की एफडी पर 5.2% का ब्याज मिल रहा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।